द फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड द रेंज। तो इस टॉपिक का नाम है फंक्शन और फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिलेशन इज अ फंक्शन। मीन के जो हमारे पास जो फंक्शन है ये रिलेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप्स है। मीन्स के जो फंक्शन है ये बेसिकली रिलेशन की क्या है, टाइप है एंड डिफाइन एज बिलो। इसको नीचे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे लिखा लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। मीन्स के इस फंक्शन की डेफिनेशन में जो आपने दो सेट ए और बी कंसीडर करने हैं इनके बारे में कहा गया ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मीन्स के ऐसे सेट होने चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, ये नहीं आपने खाली सेट ले लेना है। देन लिखा हुआ है सच डैट, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है एफ इज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू द बी। मीन्स के हमारे पास जो एफ है जिसको हमने फंक्शन साबित करना है वो अभी क्या है, एक रिलेशन है जो कि डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू द बी। मीन्स के एफ हमारे पास एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया गया है। डेट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ द बी। और इसके बारे में कहा गया ये जो आपके पास जो फंक्शन है जो अभी हमने साबित करना है, कहता है ये हमेशा सबसेट होगा किसका, इस ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये इसका पहला पॉइंट है कि कोई भी रिलेशन उस वक्त तक फंक्शन नहीं हो सकता जब तक वो आपने जो जिन दो सेटों पे आपने डिफाइन करना है उन दो सेटों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट ना हो जाए। ये इसका पहला पॉइंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो रिलेशन सबसेट होना चाहिए। सेकंड कह रहा है उस फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा आपके पास ए सेट आना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों पॉइंटों को जरा इस डायग्राम के जरिए समझते हैं कि लेट्स सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक सेट ए है और ये मेरे पास एक सेट बी है। हम क्या कर रहे हैं, सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर लिया। और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारे पास जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट है वो ए कंसीडर कर लो, एक एलिमेंट बी कंसीडर कर लो और एक एलिमेंट सी। और बी सेट पे हम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं 1 2 एंड 3। और सेट ए से सेट बी पर मैंने एक रिलेशन ले लिया जिसको मैंने एफ से डिनोट कर दिया। और मुझे इस रिलेशन को साबित करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है। ये रिलेशन उस वक्त तक फंक्शन नहीं होगा जब तक वो ये इन तीन पॉइंटों को सेटिस्फाई नहीं कर देता। जब ये रिलेशन इन तीन पॉइंटों को सेटिस्फाई कर देगा तब जाके ये वाला रिलेशन है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने ये दो पॉइंट रीड आउट किए तो लिहाजा इन दो पॉइंटों को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन डायग्राम के मुताबिक। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि जो फंक्शन है मीन के जो अभी रिलेशन है ये सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट ए है ये रिलेट कर रहा है 1 के साथ और बी रिलेट कर रहा है 2 के साथ और सी रिलेट कर रहा है 3 के साथ। इसका मतलब है ये एलिमेंट इनके साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर ये इनके साथ रिलेट कर रहे हैं तो देन मैं इनको इस तरह पेयर की फॉर्म में लिखूंगा कि यानी कि सेट जो मेरे पास जो एलिमेंट ए है वो 1 के साथ रिलेट कर रहा है तो ये पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, बी को 2 के साथ पेयर की फॉर्म में लिखेंगे और सी को 3 के साथ पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मेरे पास टोटल इसके कहने के रिलेशन है। तो लिहाजा इनको मैंने ब्रैकेट में क्लोज करके एक सेट बना लिया। और क्या ये ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं। तो इन तमाम ऑर्डर पेयर के सेट को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मेरे पास एक रिलेशन है जो कि मैंने इसके ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है ये पूरे का पूरा क्या है, जो ए और बी मीन के ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। अगर देखें तो मैं सेट ए और सेट बी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं मीन्स के अगर मैं ए क्रॉस बी बनाऊं तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते हैं वो मेरे पास आ रहे हैं ए बी सी। और अगर देखें बी में मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 एंड 3। तो इस तरह का मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास एलिमेंट बनते हैं A1, सेकेंड मेरे पास एलिमेंट बनेगा A2, थर्ड बनेगा A3, फिर मेरे पास बनेगा B1, देन मेरे पास बनेगा B2, देन मेरे पास बनेगा B3 और उससे नेक्स्ट मेरे पास बनेगा C1, C2, C3। तो ये टोटल मैंने ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप देखें ये मेरे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स हैं तो ये सारे के सारे अगर ऑर्डर पेयर देखें और ये वाले जो रिलेशन एफ है इसके जो ऑर्डर पेयर देखें तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं हमारे पास जो रिलेशन जो एफ है ये पूरे का पूरा क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में कह रहा है कि आपके पास जो फंक्शन एफ है ये पूरे का पूरा सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। मीन सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट ए होना चाहिए। अब ये मेरे पास फंक्शन है जिसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया। अब हम चेक करते हैं इसकी जो डोमेन है क्या वो पूरे का पूरा ए सेट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो मेरे पास ये जो फंक्शन एफ है जिसमें अगर देखें तो मेरे पास जो ऑर्डर पेयर है कुछ इस तरह के हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं फंक्शन एफ की डोमेन लूँ यहाँ पे अगर तो मुझे पता डोमेन में बेसिकली इन ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट आते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ए बी एंड सी है। अगर यहाँ पे आप डोमेन देखें जिसमें एलिमेंट ए बी सी आ रहे हैं और यहाँ पे जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए बी एंड सी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए सेट के एलिमेंट ए बी सी हैं और यहाँ पे मैंने जो डोमेन ली है उसके एलिमेंट भी ए बी सी हैं।
तो लिहाजा ये वाला जो एलिमेंट है पूरे का पूरा ए सेट है। अगर ये पूरे का पूरा ए सेट है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन आ रही है फंक्शन एफ की वो पूरे का पूरा ए सेट है। ये बेसिकली सेकंड इसकी प्रॉपर्टी थी। तो थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नो टू पेयर ऑफ द एफ आर इक्वल, मींस के जो हमारे पास जो पेयर्स आ रहे हैं इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है इसमें जो पेयर्स आ रहे हैं इन पेयर्स के बारे में कहा कि अगर आप कोई से दो पेयर उठाते हो तो उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये पहले दो पेयर उठाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट बी है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं। अगर आप दूसरा और तीसरा उठाओ तब भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। अगर मैं तीनों के तीनों पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट देखूं तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, मीन्स के इन तीनों के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तीनों आपस में सेम नहीं है। तो इस तरह हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी वेरीफाई होगी, मीन्स के कोई भी अगर आप पेयर उठाते हो तो उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं है इस रिलेशन में। तो तब हम कहेंगे ये मेरे पास जो रिलेशन एफ है जो अभी रिलेशन था, लेकिन जैसे ही तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई होगी तो ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन में। तो तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ देन एफ जो कि रिलेशन था इज सेट टू बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू द बी। अब यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन एफ इज आल्सो रिटन एज। अब हम इस फंक्शन को किस तरह लिखते हैं इसके बारे में यहाँ कह रहा है, तो इसको आप इस तरह पढ़ेंगे एफ सच दैट ए टू द बी। ये इसको पढ़ने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू द बी। यहाँ तक अब आपकी टोटल डेफिनेशन बनती है फंक्शन की। आगे मजीद यहाँ पे वही डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रहा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डोमेन की डेफिनेशन और रेंज की डेफिनेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर्स के वो हमारे पास कहलाते हैं डोमेन, और उसी तरह जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर्स के वो कहलाते हैं हमारे पास रेंज। और कह रहा है हेयर द डोमेन ऑफ एफ इज द ए एंड द रेंज ऑफ एफ इज द बी, मीन कि यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ए सेट है, अगर आप इस फंक्शन की जो डोमेन देखें वो पूरे का पूरा बी सेट है। नेक्स्ट अब हम इसी फंक्शन की टाइप्स देखते हैं। अब फंक्शन की टाइप कौन कौन सी है, सबसे पहले इसकी जो टाइप आ रही है वो आ रही है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। इनटू फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए इनटू बी, मीन्स कि हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी पर डिफाइन किया गया है। मीन्स लेट्स सपोज कर लो ये मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5, और ये हमारे पास बी सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 एंड 8, और ये सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया गया है और इसको हम कह रहे हैं फंक्शन एफ सच दैट। और ये इस तरह डिफाइन किया गया कि अगर आपके पास इस फंक्शन की जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी के, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि आपके पास ये वाली जो रेंज है ये बी से छोटी होनी चाहिए, बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। आगे लिखा हुआ है डैट इज, मीन्स के इसी बात को आगे अगेन वो एक्सप्लेन कर रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द बी, मीन्स के प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है कि जो फंक्शन की जो रेंज है बी के इक्वलेंट नहीं होनी चाहिए। देन एफ इज सेट टू बी द फंक्शन फ्रॉम ए इनटू अ बी, तब हम जाके कहेंगे ये हमारे पास जो एफ है ये इनटू फंक्शन है फ्रॉम ए इनटू द बी। और इन द फिगर 1 एफ इज क्लियर अ फंक्शन, मीन्स के जो हमारे पास जो फिगर नंबर 1 यहाँ पे जो मेंशन की गई है इसके बारे में कह रहा है ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। क्या इनटू फंक्शन है कि द रेंज ऑफ द एफ नॉट इक्वल टू द बी, देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू द बी। आप यहाँ तक डेफिनेशन कर सकते हैं इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारे पास जो फिगर नंबर 1 है क्या ये इनटू फंक्शन है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो फिगर नंबर 1 है ये हमारे पास इनटू फंक्शन को डिफाइन कर रही है। तो अब हमने इनटू फंक्शन के लिए क्या चेक करना है कि फंक्शन की जो रेंज है वो बी के इक्वलेंट नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें एलिमेंट 1 3 5 आ रहा है, 1 रिलेट कर रहा है 2 के साथ, तो यहाँ पे हम इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 3 4 के साथ रिलेट कर रहा है तो 3 4 पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। 5 6 के साथ रिलेट कर रहा है तो 5 और 6 का हम पेयर ले लेंगे। तो इन तमाम पेयर्स को मिला के हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास फंक्शन एफ है। तो इनटू फंक्शन के मुताबिक इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी के इक्वलेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसकी रेंज क्या बी के इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं इक्वल होगी तो हमारे पास ये इनटू फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखना है रेंज ऑफ एफ, और मुझे पता है कि रेंज में क्या एलिमेंट होते हैं। रेंज में बेसिकली इन ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। तो लिखते हैं 2 4 एंड 6। तो ये मेरे पास फंक्शन एफ की रेंज है। अब देखिए क्या ये हमारे पास जो रेंज है ये बी के इक्वलेंट है। अब बी को चेक कर लेते हैं, बी में क्या है। बी में एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 एंड 8, ये सारे एलिमेंट बी के हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 4 6, मीन्स के बी से ये एक एलिमेंट कम है। तो फिर हम कहेंगे कि ये तो बी के इक्वलेंट ही नहीं है। तो ये वेरीफाई हो गया
कि जो हमारे पास जो रेंज है फंक्शन की वो इक्वल नहीं है बी के। अगर आपके पास किसी फंक्शन की रेंज बी के इक्वल नहीं है तो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। बस आपने इतना याद रखना है कि इफ़ रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू द बी देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है वन वन फंक्शन। इसको आप वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं, आप इसको इंजेक्टिव भी फंक्शन कह सकते हैं। मीन्स के पेपर में दोनों तरीकों से आ सकती है, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इसको चेक करते हैं। इसके बारे में कहा है इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इनटू द बी, एक फंक्शन है जो ए से बी तक डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक सेट ए और एक सेट बी है और हमने सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन कंसिडर करें जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये कह रहा है और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऐसा है कि सच डैट द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नोट ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर द सेम। मीन्स के ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है ए से बी तक और इससे जो बनने वाला जो फंक्शन है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें वन ए के साथ रिलेट कर रहा है पेयर की फॉर्म में, टू बी के साथ रिलेट कर रहा है पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने इसका एक सेट बना लिया जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो एफ सेट में कहता है जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर हैं उन ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट है वो कोई भी आपस में सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के सेम नहीं है तब आपके पास ये वाला जो फंक्शन है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है। तो चेक कर लेते हैं इसी एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास ये फंक्शन एफ है, उसमें दो ही पेयर हैं। क्या इन दोनों पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट है क्या वो सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं, क्योंकि ए और बी सेम ही नहीं है। तो इस तरह अगर हमारे पास सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है तब हम कहेंगे हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ तक आपने इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन का सेकंड नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन। पेपर में ऑन टू भी पूछ सकते हैं, पेपर में आपको सब्जेक्टिव फंक्शन भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है इफ़ अ फंक्शन एफ सच दैट ए इनटू द बी, मीन्स एक फंक्शन है जो ए से बी पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये सेट ए और ये बी, तो ए से बी पर हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन कर दिया और ये किस तरह डिफाइन है, सच डैट द रेंज ऑफ द एफ इज इक्वल टू द बी। ये आपने याद रखनी है, अगर इक्वल है तो ऑन टू, अगर ये इक्वल नहीं है यहाँ लिख लें, अगर आपके पास जो रेंज है ये बी के इक्वलेंट नहीं है तब आपके पास ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। अगर ये आपके पास इक्वल है तब ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगेन मेंशन कर रहा है डेट इज एवरी एलिमेंट ऑफ द बी इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ द ए, मीन्स के बी का हर एलिमेंट ए के एलिमेंट्स का इमेज है, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है। देन एफ इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन, तब हम इस फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसको थर्ड डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, इस पर हम चेक करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास सेट ए के एलिमेंट C1 C2 C3 और बी के जो एलिमेंट M1 और M2 है। C1 रिलेट कर रहा है M1 के साथ इसको पेयर की फॉर्म में, C2 रिलेट कर रहा है M1 के साथ इसको पेयर की फॉर्म में, C3 रिलेट कर रहा है M2 के साथ इसको पेयर की फॉर्म में, और पेयर की फॉर्म में लिखने के बाद हमने इससे पूरे का पूरा एक सेट F बना लिया। अब हम इसकी रेंज चेक करते हैं कि इस फंक्शन की हमारे पास जो रेंज है वो क्या आ रही है। तो रेंज के बारे में पता है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज में पहले M1 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे और नेक्स्ट हमारे पास M2 है। तो ये मेरे पास इस फंक्शन की रेंज आ गई। तो अगर देखें तो ये मेरे पास जो रेंज है जिसमें एलिमेंट मेरे पास M1 और M2 है और यही एलिमेंट बेसिकली मेरे पास सेट बी के एलिमेंट हैं। तो यही अगर एलिमेंट बी के एलिमेंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन की जो रेंज है वो पूरी की पूरी बी के इक्विवेलेंट है। तो अगर आपके पास किसी फंक्शन की रेंज पूरी की पूरी बी के इक्विवेलेंट आ जाए तब आपने कहना है कि वो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, या आप इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन और अ बाइजेक्टिव फंक्शन, मीन्स के इसको वन वन एंड ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं, या आप इसको सिंपली बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू द बी इज सेड टू बी द बाइजेक्टिव फंक्शन, मीन्स के किसी फंक्शन को उस वक्त हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे इफ़ इट इज़ अ बोथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मीन्स के एक फंक्शन उस वक्त बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा जब उसके अंदर दो खसूसियत हों, और वो दो खसूसियत क्या हैं, वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं।